हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल Study21 पर। पिछले हमने 4 वीडियो की जिसमें आपको अनसॉल्व्ड के लगभग 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 करके जो बताए हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन जो करेंगे हम वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, इसके लिए क्योंकि अब आगे जितने भी वीडियो आएंगे आपके पास वो सारे अब बड़े होंगे साइज में, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन का जो साइज़ होगा वो भी बड़ा होगा, उसमें समझाने में भी टाइम लगेगा और जो है कि जो इनके क्वेश्चन के नंबर भी ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर रहा ये पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज के दिन का 5 का। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और इनका गुणनफल जो हो 182 हो। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, माना वह संख्याएं वो संख्याएं कौन सी हैं, x माना वो संख्या, इसमें से पहली संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है y। दोस्तों तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली की संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 27 और x इंटू वाई 2 संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा 182 दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक को पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, y बराबर 182 बटे y, सॉरी x। अब यहाँ से रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या है x प्लस y इक्वल टू कितना है 27। ठीक है, अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली है दोस्तों। यहाँ पर किसकी, y की। y इक्वल टू क्या है 182 बटे x। तो y की जगह रख देते हैं, y की जगह हम रख देते हैं क्या 182। तो x प्लस y की जगह कितना रख देंगे 182 बटे x इक्वल टू 27। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसको हर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ पर होगा, इनका आपस में गुणनफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं फिर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब इसका यहाँ करेंगे तो 182 में 1 को गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटे x इक्वल टू 27। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x। इसका इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो, फैक्टर निकालो जो क्या हो, जिनका योग 27 हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या गुणनफल हो सकते हैं। अगर हम दोस्तों इसको 13 गुना 14 कर दें तो क्या इसका योग कितना 27 हो रहा है, अब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 182। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, इनका गुणनफल क्या हो गया, इनके गुणा क्या कौन कौन से हैं 13 और 14। ठीक है दोस्तों, तो रख के देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x इक्वल प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको x कॉमन यहाँ से कर लें तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 माइनस यहाँ से 14 कॉमन कर लो, माइनस के 14 क्या माइनस के 14, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस
13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब x के मान कौन कौन से आएंगे? अब यहाँ से देखो तो x बराबर क्या आएगा? एक आएगा 13, दूसरे में रखो तो क्या आ जाएगा? 14। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से इसके मान उठा के हम यहाँ रख देते हैं। इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो, इसको 2 और इसको 3 मान के हल कर लो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 से का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x के मान रखने पर ठीक दोस्तों, तो x के मान तो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 27 है। x की जगह हम क्या रखेंगे? अगर हम 13 रखते हैं प्लस y बराबर 27, y का मान क्या हो जाएगा? 14। अगर हम x का मान 14 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 13। ठीक दोस्तों, तो x और y का मान क्या होगा? अगर x तो x कामा y इक्वल टू क्या होगा जाएगा? 13 कामा 14। वो दो संख्या कौन सी होंगी? 13 कामा 14। एक बार देख लो दोस्तों फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनका योग 27 हो और उनका मल्टीपल कितना? 182 हो। तो हमने मान लिया क्या कि माना हुए संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और y है, जिसमें पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 27, ये x इंटू वाई बराबर 182। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि y का मान निकाल रहे हैं क्योंकि हम x का मान अगर y का मान निकाल रहे हैं या फिर आप x का मान निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या कर सकते? 182 बटे x इसका डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या कह रहा है? अब इसका ये समीकरण नंबर दूसरा, इसमें यहाँ हम लिखे दे रहे हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर, ठीक दोस्तों। अब यहाँ से y की जगह क्या रख दिया? 182 रख दिया। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा समीकरण बन के? x² प्लस 182 इक्वल टू 27। अब यहाँ से इसको पक्षांतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 27 माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर लो जिसका योग जो हो 27 हो और गुणा करने पर हमें क्या आ जाए? 182 मिल जाए। तो इसके दो फैक्टर ऐसे हैं दोस्तों, 13 और 14। ठीक दोस्तों, और 13-14 का जो है वो योग 27 होता है और कितना होता है? 182 होता है। अब इससे क्या कहते हैं? यहाँ से x कॉमन कर लिया तो x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन कर लिया माइनस को तो x माइनस 13 हो गया। अब यहाँ से इसको x माइनस 13 कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा? x माइनस 13 एक कुछ टर्म में हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकाल लिया दोस्तों। ये x का मान जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर रख देते हैं तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 14। और जब y का मान 14 आ गया और फिर इसके बाद जब यहाँ से x का मान जब 13 रखा गया है तो y का मान 14, जब x का मान 14 रखा जाएगा तो y का मान 13 आ जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा इनका? जिससे ये है कि अगर हम एक बार 13 रखेंगे, x का मान अगर 13 मानते हैं तो y का मान 14 आएगा। अगर हम y का मान 14 रखते हैं तो x का मान 13 आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा रहा सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 5 का ख। ये दोस्तों बहुत मस्त सवाल है, इसको लगाने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है। क्या है? ए और बी का अंतःखंड काटती है, जो मूल बिंदु से डालने पर लंब की लंबाई क्या है? p है। तो सिद्ध कीजिए 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ठीक दोस्तों, तो हम पहले फिगर से समझते हैं कि कैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिगर के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? ये दो अच्छे। ठीक दोस्तों, ये क्या है? x एक्सिस, ये है y एक्सिस। क्या कह रहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों एक और b के अंतःखंड है। b का अंतःखंड होने का मतलब है ये क्या है?
तो एक बिंदु क्या होंगे, जब ये ए अंताखंड है, ठीक दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ए कामा 0 निर्देशांक हो जाएगा। इसका क्या है, बी अंताखंड है इसका, तो ये क्या, इसका वो क्या हो जाएगा बिंदु क्या हो जाएंगे 0 कामा बी। अब क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो मूल बिंदु से जो लंब की लंबाई है ये हमारी क्या है p है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो दोस्तों इसका यदि रेखा अंताखंड, यदि रेखा के अंताखंड यदि रेखा अंताखंड ए कामा बी पर काटती है, तब समीकरण होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो दोस्तों इसको अब हल कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब इसको ए बी को पक्षांतर कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण पहला बन गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण पहला हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब यहां से क्या निकालते हैं हम, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है p है, तब क्या होगा दोस्तों, इसका समीकरण हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू 0। ये समीकरण दूसरा बन गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसका कंपैरिजन करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसमें जगह की कमी है, तो इसके लिए अब फिगर को हम हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है, तब यहाँ से अब ये समीकरण अब क्या यहाँ से देख लो, यहाँ से इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो a1 बराबर होगा b, a2 बराबर क्या होगा, सॉरी a2 नहीं, b1 बराबर क्या होगा, b1 बराबर होगा a, और c इक्वल टू क्या होगा c1 बराबर होगा माइनस ab, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ से a2 का मान कितना होगा, a2 का मान यहाँ से क्या होगा, cos अल्फा
B2 इक्वल टू क्या होगा, B2 इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा। और C2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो C2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस P। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ से जब वो कह रहा है कि अंताखंड काटती है, अंताखंड काटने का वो क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, आपको पहले भी बताया था जब आया था, क्या बताया था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो A1 की जगह हम क्या रख रहे हैं, B, A2 की जगह क्या है हमारा, cos अल्फा, बराबर B1 की जगह हम क्या रख रहे हैं, A, B2 की जगह हम क्या रखेंगे, साइन अल्फा, इक्वल टू C1 की जगह क्या है हमारा, माइनस AB, सॉरी C1 की जगह क्या है, माइनस AB, और C2 की जगह क्या है, माइनस P। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको और इसको हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसको हल करेंगे, फिर एक बार इसको हल करेंगे। अब जगह की कमी होने के कारण दोस्तों अब इसको हम रफ कर रहे हैं, इससे पहले एक बार और समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतःखंड जो अक्षों से A और B का अंतःखंड काटती है और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध कीजिए 1/P² इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B²। अब हम आपको दोस्तों फिगर के माध्यम से बताया था, और थोड़ा एक बार देख लो, ऐसा कुछ फिगर हमने बनाया था, फिगर था जिसमें एक ऐसी रेखा डाली थी, जो यहाँ से अंतःखंड क्या है, A है, यहाँ से अंतःखंड क्या है, B है, और तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, A, 0, और यहाँ से इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, B। और यहाँ से हमने एक रेखा डाली थी जो मूल बिंदु से जो क्वेश्चन कह रहा है वो उसकी लंबाई कितनी थी, P। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फिगर था। अब यहाँ से क्या था कि यदि रेखा अंतःखंड पर A, B पर काटती है तो उसका समीकरण क्या होता है, x/A प्लस y/B इक्वल टू 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, bx प्लस AY माइनस AB इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, जब सॉल्व करेंगे फिर क्या कह रहा है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अगर P है, उसमें कुछ समय दिया तो तब इसका समीकरण क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस P इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर 2 बना था। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनको जब कंपेरिजन करवाएंगे तो यहाँ से इसके मान निकलेंगे। कुछ क्या निकलेंगे, A1, हमेशा कोई भी चीज़ की कंपेरिजन करवाते हैं दोस्तों तो इसके मानक समीकरण से करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आएगा, A1 इक्वल टू क्या आएगा, B, यहाँ से A1 इक्वल टू क्या आएगा, B, B1 इक्वल टू क्या आएगा, A, और C1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस AB। अब यहाँ से इसको कंपेरिजन करवाएंगे तो क्या आएगा, A2 इक्वल टू cos अल्फा, B2 इक्वल टू साइन अल्फा, और C2 इक्वल टू माइनस P। अब यहाँ से रख के फिर इसके बाद ये जो ठीक है, लंब की लंबाई जब होती है, जब ये अंतःखंड काटती है तो इसका समीकरण होता है, समीकरण इसकी कंडीशन होती है, क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ से हम अब आगे सॉल्व करना है, इसलिए हम दोस्तों इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले इसको हल करते हैं, किसको, इनको और इसको। तो क्या होगा, B cos अल्फा इक्वल टू AB/P। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से इसको यहाँ से B कट जाएगा, इसको यहाँ पर छांतर कर दो तो क्या आएगा, यहाँ से रखते हैं तो इसको अपोजिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल टू P/A। ठीक है दोस्तों, अब ये इसको समीकरण नंबर हम तीसरा मान लेते हैं, वो दूसरा था, ये समीकरण नंबर तीसरा है। अब इसी तरीके दोस्तों अब किसको हल करते हैं, इसको और इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A sin अल्फा इक्वल टू AB/P। अब यहाँ से A से ये A कट जाएगा तो sin अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा,
P अपान B। ये समीकरण नंबर बन गया चौथा। अब क्या करना है इसको, अब इसको करना है आपको क्या, समीकरण। फर्स्ट और सेकंड को, सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, जब इसको क्या करना है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरे का वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो मान होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पर अल्फा है, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ से p क्या करते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं, पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। अब इसका यहाँ पर ये पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देख लो, शायद ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, फिर 1 अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये जो अब देख लो दोस्तों, हमने आगे बताया था समीकरण नंबर इसको और इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको और इसको हल कर लेंगे, इसको बराबर करके, तो क्या आ जाएगा, बी कास अल्फा इक्वल टू ए बी अपान पी। तो कास अल्फा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, पी अपान ए। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से इसको और इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा इक्वल टू ए बी अपान पी। यहाँ से ए से ए खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन अल्फा इक्वल टू पी अपान बी। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर 2 को वर्ग करके जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों तो क्या, कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो कास स्क्वायर अल्फा लिख दिया है, फिर लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू रख दिया, बराबर कर दिया है। तो यहाँ से क्या, पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से पी कॉमन कर लिया गया है, पी स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1 अपन ए स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर। यहाँ से फिर पी का डिवाइड पक्षांतर कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 1 अपन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा रहा क्या है, प्रश्न नंबर 5 का गा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि जो है कितनी हमारी 24 सेंटीमीटर है और उसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो ये शंकु है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ठीक है दोस्तों, इसके जो परिधि है, ये परिधि होती है, तो इसकी जो परिधि है हमारी वो कितनी है 24 पाई। परिधि हमारी कितनी है 24 पाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से हम पहले परिधि से निकालते हैं हम त्रिज्या। तो परिधि क्या होती है, परिधि होती है दोस्तों ये जो है, इसका जो ये जो भाग है हमारा, ये हमारी क्या है परिधि है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या रख दें, परिधि हमारी कितनी 24 पाई, तो 24 पाई इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पाई ख़त्म, 2 से ये ख़त्म, तो यहाँ से r का मान कितना आ गया 12।
ठीक दोस्तों। तो ये हमारी कितनी आ गई त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 12। दरअसल परिधि देने का इसका मतलब यही था कि हमसे त्रिज्या निकलवा के आयतन पूछना चाहता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इसका क्या होता है आयतन। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आयतन निकालना है, तो अब क्या करते हैं इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 1/3 तो सेम रहेगा। अब पाई का मान कितना है 22/7, ये सबको पता होगा। r का मान कितना निकाला हमने 12, तो 12 गुणा 12 इंटू h का मान कितना है हमारा 5। बस इतनी सा सवाल था, इसको हल कर लेते हैं। 3 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 4। अब इसका गुणा कराना है, तो सीधे हम तुमको बताते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे करो क्या 4 पंचे, अब इसका यहाँ पर गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 22/7। ठीक है दोस्तों। इंटू 4 पंचे 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। कितना होगा 240। अब यहाँ से अगर वैल्यू तुम्हें ज्ञात करनी है, अगर उसमें तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 240 पाई, या तो इसका आप मान निकाल लो। पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू 240, दशमलव हटाओ 0 काटो, यहाँ पर 1 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको गुणा करा दो, 24 चौको कितना होता है 96, कैरी 9, 24 का नाम 24, 24 और 9 कितने होता है 33। अब हासिल कितना हो जाएगा 3, और 24 तो कितना होता है 24 तो होता है 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा 0.1 अंक के बाद 753.6। यहाँ से देख लो फिर दोस्तों एक बार क्या कह रहा है, इसकी परिधि जो है कितनी है 24 पाई है। कितनी है इसकी परिधि 24 पाई। अब यहाँ से देखो तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 24 पाई इक्वल टू 2 पाई r। यहाँ से क्या है, यहाँ से सिर्फ r का मान निकलवा रहा है हमसे डायरेक्ट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा r का मान 12। अब शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से 1/3 पाई का मान अगर डायरेक्ट पाई रखवा रहा है तो पाई रख के कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन हम पाई का मान भी डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और पाई के मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसका r का मान रख दिया, यहाँ से हाइट हमें दे दी है कि कितनी 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 240। और अगर हम इसको या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 240, या लिख सकते हैं 240 पाई। अगर पाई के मान में अगर आपका मन नहीं है तो आप लिख सकते हैं 3.141। ये इसकी क्या होती है पाई की वैल्यू होती है इंटू 240। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 753.6। दोस्तों हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर का है 5 का। इसमें क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता यानी खर्चा होता है, भत्ता को दर्शाता है। तो माध्य जेब भत्ता कितना, यानी उनका कुल जो माध्य है, जो उनके जितने दिनों का जो खर्चा है वो कितना है प्रत्येक दिन के हिसाब से 18 रुपये। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी लुप्त बारंबारता है, जिसमें दोस्तों क्या दिया है वर्ग अंतराल कितना दिया 13, 11 और 13 के बीच में कितने बच्चे हैं 7 बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों। और 13 और 15 के बीच में कितने अच्छे हैं 15 और 17 के बीच में 9 है, और 17 और 19 के बीच में 13, और 19 और 21 के बीच में कितने हैं f जो हमें ज्ञात करना है, और 21 और 23 के बीच में 5 है, और 23 और 25 के बीच में 4 है। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो मध्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है,
मध्यमान निकालने का सूत्र होता है उच्चिष्ट, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये इनका योग करके बटे में 2 करना है। इसे हम a1 मान लेते हैं, इसे a2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2/2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र होता है मध्यमान ज्ञात करने का। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं मध्यमान कितना होगा। मध्यमान मतलब इनके बीच में कौन सी संख्या होती है, a1 और a2 इन पर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24। 24 का आधा करेंगे कितना आएगा 12, यानी इनके और इनके बीच में होगा, तो क्या हो जाएगा 12, और इनके बीच में कितना हो जाएगा 14, और इनके बीच में कितना हो जाएगा 16, ऐसे 18, इनके और इनके बीच में, और इनके बीच में कितना हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, और इनके बीच में कितना हो जाएगा 22, और 23 और 25 के बीच में कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, और इनका क्या पहले हम निकाल लेते हैं इनका सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 6 13, 13 9 कितना हो जाएगा 13 9 22, अब 22 और 13 कितना हो जाएगा 35, 35 5 40 और 4 44, तो कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ। एक बार और जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 9 9 18 18 और 13 कितना हो जाएगा 18 10 28 28 3 31 31 6 37 37 7 44। ये हो गया सिग्मा एफ। अब क्या करना, फंक्शन एफ इंटू एक्स, यानी ये इनका गुणा कराना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 12 7 84, इसको 14 छक्का 84, फिर 16 9 144। ठीक है दोस्तों, फिर 13 इंटू 18। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये तो हमें अब इसको देखो निकालने का एक तरीका है क्या, 13 इंटू 18। ठीक है दोस्तों, यही है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, ये इसका गुणा, ये इसका गुणा, यहाँ इसका गुणा, और ये इसका गुणा। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम इतना ऐसा लिख सकते हैं 10 + 3 इंटू 18। ठीक है दोस्तों, तो इसका 10 में गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 180, फिर इसका इसमें गुणा कराओगे कितना आएगा 18 3 54, जोड़ दो 4 8 5 13, 1 और 2 234 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 234, फिर इसका गुणा कराएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 20f, फिर इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 22 पंचे 110। अब इसका कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौको 96। अब यहाँ से निकालना है क्या, सिग्मा f इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों। इसका हम जोड़ते हैं तो दोस्तों कैसे जोड़ेंगे हम, 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 6 22 22 कैरी 2 हासिल 2 8 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24 9 33 33 2 35 35 कैरी 5 हासिल लगे 3 1 2 3 3 1 4 4 3 7 प्लस ये कितना 20f, कितना 20f। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ देख लो दोस्तों माध्य का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f। ठीक है दोस्तों, यहाँ माध्य हमारा कितना दिया 18 इक्वल टू
सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f बटे हमारा कितना सिग्मा एफ कितना दिया है 44 f, 444 नहीं 44 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ गया, पहले तो क्या आएगा इसका यहाँ पर कराते हैं तो कितना है 18 चौको 72 कैरी 7, 18 चौको 72 7 कितना हो जाएगा 79। ठीक दोस्तों, प्लस 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से इसका पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 792 माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस 18f। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 792 में 52 गए तो कितने आ जाएगा 40 इक्वल टू यहाँ से 20 में से 18 गया कितना आ जाएगा 2f। तो यहाँ से f का मान कितना आ गया दोस्तों 20। देख लो एक बार और दोस्तों, हमारा वर्ग अंतराल कितना है 11 से 13 के बीच में कितने हैं 7 बच्चे हैं, 13 से 15 के बीच में 6 बच्चे, और 15 और 17 के बीच में जिनका बच्चे हैं उनके कितने हैं 9। ऐसे इसी तरीके से ये सारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या है बारंबारता मतलब बच्चों की संख्या जो मतलब कितने बच्चे हैं वो उनके बच्चों के रिपीटेशन को दिखाता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब ये होता है कि एक बार एक साथ एक टाइप के कई लोग होते हैं या कई संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया गया। अब इसका सिग्मा एफ मतलब सिग्मा एफ का मतलब सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो इनको जोड़ दो तो कितना आ गया 44f। अब इसका मध्य मान कैसे निकाला जाता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग का आधा, या कह दो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच की जो संख्या होती है या उनको जोड़ के जो आधा किया जाता है वही होता है मध्यमान। तो यहाँ से इसके सारे मध्यमान निकालिए। अब इनका क्या मध्यमान और बच्चों की संख्या का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। अभी इनका जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 752 प्लस 20f। अब इसके बाद मध्यमान का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एफ का मान हमारा क्या आ जाएगा 20।